हाय, राधे राधे बच्चे। तो पिछली वीडियो हमारा रीट लेवल 1 और लेवल 2 का हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके कुछ चीज़ें करा दी थी, आपके भाजकता के नियम चल रहे थे। हमने आपसे कहा था कि कमेंट करके बताएं कि आप पे किस किस कौन कौन से नियम आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नियम करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम करा दिया था। नेक्स्ट लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। देखिए, विभाज्यता का नियम हमें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी संख्या को हमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यदि सॉल्व करना है या देखना है कि किससे विभाजित है या किससे विभाजित नहीं है, तो आप सीधे इस संख्या को सीधे ही देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें किस संख्या से भाग जाएगा और किस संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो देखिए, इसके बाद लेते हैं हम 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता के नियम बात करें तो देखिए, यदि कोई भी संख्या दी हुई है, यदि उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या मतलब है कि यदि कोई भी संख्या दी है, उसके यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए, लिखते हैं, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। बहुत ही इजी नियम है। ये नियम तो सभी इजी हैं, और इससे आप बड़ी से बड़ी संख्या के पता लगा सकते हैं कि ये इससे विभाजित होगी या नहीं होगी। हमें संख्या को सीधे शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। एग्जाम ले लेते हैं, एग्जाम्पल कोई भी, जैसे कि 15,396, ठीक है। खूब बड़ी संख्या है, तो अगर आप पूरा भाग देके देखेंगे और नहीं जाए, तो इसके अंतिम 2 अंकों में क्या कर लें, भाग देके देख लें। देखिए, 24 बढ़ जाएगा, ठीक है। 96 किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो 15,396 भी किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। यदि 96 4 से विभाजित नहीं हो, तो मतलब कोई और भी संख्या अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित नहीं है, तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 96 4 से विभाजित है, अतः 15,396 भी 4 से विभाजित होगा, ठीक है। एक चीज़ ये रही। नेक्स्ट आते हैं आपके 5 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। अब यदि 5 से विभाज्यता के नियम की बात करें, ये तो बहुत ही ईजी है। यदि इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 और 5 हो, क्या हो, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक की बात कर लें, इकाई का अंक भी वही होता है, या फिर कहें कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 या 5 है, कौन सा है, 0 है या 5 है, तो वह किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो वह 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अब इसमें तो एग्जाम्पल कराने की इसकी खास जरूरत है नहीं। कोई भी संख्या जिसमें 0 या 5 हो, जैसे 10 है, 0 है, 15 है, ठीक है, 525 है, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1000 है, 1550 है, कुछ भी है जिसके पीछे 0 है या 5 है, वो सभी किससे विभाजित हो जाती हैं, 5 से विभाजित होती हैं। और बहुत ही ईजी नियम है, इसको तो ज़्यादातर लोग सभी जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम।
देखिए नेक्स्ट करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, यदि हम 6 की बात करें तो 6 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 के रूप में। 6 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 के रूप में। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। और 2 और 3 के नियम तो बहुत ही ईजी है। यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाजित, यदि संख्याओं के योग में 3 का भाग जा रहा है तो 3 से विभाजित। सिंपल है, तो सीधे रूप से देख सकते हैं कि वो 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, 6 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 के रूप में। यदि वह संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। यदि कोई भी संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है, तो वह 6 से विभाजित होगी। तो वह किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, आप कोई भी संख्या ले लेते हैं। देखिए जैसे 24 है, 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो ये किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 7। नेक्स्ट है आपका 7 से विभाज्यता का नियम। विभाज्य का नियम। किसी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि वह 7 से विभाजित हो, जो आई है जो संख्या, यदि वह 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। देखिए दी गई संख्या को, दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके, इकाई के अंक को दोगुना करके संख्या में से घटाते जाते हैं, संख्या में से घटाते हैं, और घटने के बाद यदि वह 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। घटाने के बाद यदि वह 7 से विभाजित होती है, विभाजित होती है, तो वह डी संख्या 7 से विभाजित होगी। और इसमें पुनरावृत्ति संभव है। पुनरावृत्ति संभव का मतलब है जैसे बहुत बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या आएगी तो आप इसको कितनी बार भी दोगुना करके, मतलब इकाई के अंक को कितनी बार भी आप दोगुना करके बार बार घटा सकते हैं, जब तक कि वह छोटी संख्या ना आ जाए। जब तक कि वो कैसी संख्या ना आ जाए? छोटी संख्या ना आ जाए, तब तक आप उसे बार बार घटा सकते हैं। बहुत ही छोटी संख्या आने के बाद उसमें क्या दे लें? 7 का भाग दे लें, तो वो क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, 16,807। 16,807, ठीक है, ये संख्या है। अब इसके इकाई के अंक को दोगुना करके, यानी कि 7 का दोगुना 14, तो बची संख्या में से घटाएंगे, यानी कि 1680 माइनस 14, इतना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1666। अभी भी ये क्या है? बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसको और छोटा करने के लिए इसके इकाई के अंक को फिर से लेते हैं, यानी कि 166 माइनस 2 × 6, यानी कि 166 माइनस 12,
इसके बाद कितना आ जाएगा 154। ठीक है, अभी ये थोड़ी और बड़ी है, इसको और छोटी कर सकते हैं, यानी कि 15 माइनस 4 गुणा 2, 15 माइनस 8 यानी कि 7। अब देख लीजिए ये 7 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। तो हम इसी तरह से कह सकते हैं, इसमें पुनरावृत्ति संभव है। आप इस नियम को बार बार कितनी बार भी लगा सकते हैं, जब तक कि संख्या छोटी ना हो जाए, और छोटी होने के बाद आप देख सकते हैं कि वो 7 से विभाजित है, तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं 8 से विभाजितता का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम इजी है, 4 के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा चेंजेस है। 4 में क्या था, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। लेकिन 8 में क्या है, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या के यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, 8 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित। तो सिंपल रूप से आप अंतिम 3 अंकों में क्या कर लें, 8 से भाग दे के देख लें। तो यदि वह तीनों अंकों में 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो कम से कम 3 अंक तो चाहिए। यदि आपको 6-7 अंक की कोई भी संख्या है उसमें 8 से विभाजित चेक करनी है, तो केवल आप क्या ले लें, लास्ट के 3 अंक ले लें। ठीक है, नेक्स्ट है 9 से विभाज्यता का नियम। नौ से विभाज्यता के नियम की बात करें तो ये बिल्कुल 3 के जैसा है। जो 3 से विभाज्यता का नियम है सेम ऐसा है। यदि अंकों दी गई संख्या के अंकों के योग में योग यदि 9 से विभाजित है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित। और सेम ऐसा ही किया था 3 का, यदि दी गई संख्या के अंकों के योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से। तो 3 और 9 के सेम ही है। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल है जैसे ये कोई भी संख्या है, तो देखिए इसके अंकों का योग करते हैं 4 + 7 + 6 प्लस, इसके अंकों का योग हो जाएगा 10, 16 और 47,600, ये हो जाएगा 27। अब देखिए 27 में किससे भाग जा रहा है, 9 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 10 से विभाज्यता का नियम तो कोई खास नहीं है। यदि अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाजित होगी। 11 से विभाज्यता का नियम।
11 से विभाज्यता का नियम। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा लेंथ है, लेकिन इसे देख लें। कोई भी संख्या दी है तो उसके सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग, फिर इन दोनों का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। देखिए दी गई संख्या क्या में सम स्थानों पर आए अंकों का योग, सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर, जो दोनों योग आ जाएंगे, इन दोनों का अंतर यदि 0 या 11, या तो 0 आ जाए अंतर, या तो क्या आ जाए? 0 आ जाए, या फिर 0 या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 95,744। ठीक है, तो देखिए सम स्थानों पर आए अंकों का योग, देखो सम स्थानों पर आए ये 2 अंक हैं और विषम स्थानों पर आए ये अंक हैं। ठीक है, सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग। देखिए 9 + 7 + 4 माइनस इन दोनों का योग 5 + 4, ये था। इन दोनों के योग का भी क्या करना है? अंतर करना है। ठीक है, 20 - 11। अब ये 11 किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। तो इस तरह से ज़्यादातर नियम 11 से विभाज्यता के नियम तक ही होते हैं। ठीक है, आगे आपको इतनी ऐसी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं आपके अब प्राकृत संख्याओं के योग, सम संख्याओं के योग, विषम संख्याओं के योग, किस तरह से आप सीधे ही किसी भी श्रेणी को आप सीधे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अरे वायर देखिए n प्राकृत संख्याओं का योग, कोई भी संख्या दी है या कोई भी श्रेणी दी है 1 से लेके 1 मिनट, अब बात कर लेते हैं श्रेणियों के योग की। श्रेणियों का योग, ठीक है, श्रेणियों के योग की बात करते हैं तो देखिए n प्राकृत संख्याओं का योग सिंपल करना है n × n + 1/2। n प्राकृत संख्याओं का योग यदि पूछ ले कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 1000 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो सिंपल रूप से क्या कर सकते हैं, जैसे 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से लेके 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो सिंपल रूप से क्या करेंगे, n बराबर कितना है 100, 100 संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, तो 100 × 100 + 1/2।
यानी कि 100 इंटू 101/2 50 5050। ठीक है, 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 1000 तक कितनी भी संख्याओं का नगर वाले, तो सीधे क्या करना है आपको, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसी में ऐसे पूछ ले कि 100 से लेके 200 तक, 1000 से लेके 10,000 तक संख्याओं का योग, या 51 से लेके 100 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए देखिए n प्राकृत संख्याओं का योग है ये, तो A से B तक की लगातार संख्याओं का योग। ठीक है, A से B तक की लगातार संख्याओं का योग, तो सिंपल रूप से इसका जो सूत्र बनता है, फॉर्मूला बनता है, योग इनटू अंतर प्लस 1/2। यानी कि आपकी जैसे दे दिया 100 से लेके 200 तक, या 51 से लेके 100 तक, या 10 से लेके 20 तक, 1000 से लेके 10,000, या लाख से लेके 2 लाख, कितनी भी दे दे, तो वहां से क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग करना है और अंतर में 1 जोड़ना है, यानी घटाना भी है उसमें 1 जोड़ना और /2। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, 51 से 100 तक संख्याओं का, 51 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करना है, 100 प्लस 51 इंटू 100 माइनस 51 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 151, और ये कितना हो गया 50/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, और 25 पंजे 125 और 27। ठीक है, 3775 इतना आएगा। सिंपल करना क्या है, जैसे कोई भी दो संख्याएं दी हैं, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं के अंतर में 1 जोड़ देना है और प्लस अपॉन 2, n इंटू एन प्लस 1/2 के हिसाब से। देखिए ये तो रहा है सीधी विधि, आप इसको n इंटू एन प्लस 1/2 से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया था 100 से लेके 51 तक, वो 51 से लेके 100 तक। ठीक है, तो आप क्या करें कि 1 से लेके 100 तक और -1 से लेके 51 तक की संख्याओं को क्या कर दें, अंतर कर दें, तो सिंपल रूप से हो जाएगा। देखिए दूसरी विधि की बात करते हैं इसमें। दूसरी विधि भाई n संख्याओं का योगफल तो सिंपल क्या है, n इंटू एन प्लस 1। अब आपसे पूछा है कि 51 से 100 तक संख्याओं का योगफल, इतना पूछा है, तो आप पहले 1 से लेके 100 तक संख्याओं का योगफल याद करें। 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 100 इंटू 101/2 कितना हो जाएगा, 5050। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब आप निकाल लें 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, तो 50 इंटू 51/2 ठीक है,
अब इन दोनों में से घटा दें, यानी कि 5050 माइनस 1275। ठीक है, तो जो आएगा वो वही निकल के आएगा 3775। ये रहा आपका 50 से लेके 51 तक संख्याओं का योग दूसरी विधि से, यानी कि जो पूरा जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 का, n इंटू एन प्लस 1/2 जो पूरा फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हैं। यानी कि पहले जो अंतिम अंक है वहाँ तक की संख्याओं का निकालें और फिर यहाँ तक की संख्याओं का निकाल लें, घटा देंगे तो क्या होगा, 51 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट, लगातार n सम संख्याओं का योग n सम संख्याओं का योग। सिंपल है, पूरी संख्याओं का योग क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। अब n सम संख्याओं का योग की बात करें, इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, केवल n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1/2 नहीं, n इंटू एन प्लस 1। जैसे कि 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, संख्याओं का योग ज्ञात करो। सिंपल है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो 1 से लेके 100 के बीच में कितनी सम संख्याएं, आदि 50 सम संख्याएं। सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, सम संख्याएं 100/2 यानी कि 50। अब 50 सम संख्याएं, तो इन 50 सम संख्याओं को क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी कि 50 इंटू 51 0 5 2550। ठीक है। लगातार n विषम संख्याओं का योग, अब बात करते हैं लगातार n विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग, सिंपल रूप से n²। कोई भी n विषम संख्या है तो क्या कर देंगे, सिंपल n² कर देंगे। जैसे कि 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग, एग्जाम्पल 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याएं कितनी है, 100 तक विषम संख्याएं कितनी है, विषम संख्याएं यानी कि 100/2, 50 विषम संख्याएं। ठीक है, आधी होती हैं, कुल संख्याओं की आधी विषम होती हैं और आधी सम होती हैं। ठीक है, तो 50 विषम संख्याएं, तो n का योग, विषम संख्याओं का योग, सिंपल 50 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 से 10 तक वर्ग संख्याओं का, 1 से 10 तक वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो।
तो सिंपल n बराबर कितना है 10, ठीक है। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 और 2 इंटू 10 प्लस 1 बटे 6, 10 इंटू 11, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 300। श्रेणी क्या बनेगी इसकी? श्रेणी बनेगी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डॉट 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 10 स्क्वायर। इस हिसाब की श्रेणी यदि कोई आए, यानी कि कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग, तो सिंपल रूप से क्या करेंगे, n बराबर कितना है 10, तो सीधे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से बात करें तो 3 5, 3 से 7, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 385। ओके, नेक्स्ट है n विषम वर्ग संख्याओं का योग। n विषम वर्ग संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, n विषम वर्ग संख्याओं का योग सिंपल है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। जैसे कि बात करते हैं, एग्जाम्पल है श्रेणी है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, डॉट 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 19 स्क्वायर। तो कितने हो गए, n इक्वल टू 10। देखिए पदों की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 19 तक कितने हो जाएंगे, 10 पद। कितने हो जाएंगे, 10 पद, ठीक है, 10 पद हो जाएंगे। तो 10 पदों का योग सिंपल रूप से निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से, 10 इंटू 4 गुणा 10 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 3। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 गुणा 399 बटे 3, कितना हो जाएगा 133, यानी कि 1330। कितना हो जाएगा 1330। ओके, नेक्स्ट है आपकी n सम वर्ग संख्याओं का योग। ये तो था n विषम वर्ग संख्याओं का योग। नेक्स्ट करते हैं n सम वर्ग संख्याओं का योग। n सम वर्ग संख्याओं का योग। n सम वर्ग संख्याओं का योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6। ये उसी के जैसा है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 के जैसा। ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, ठीक है। एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसका हो जाता है n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 से 7 तक घनों का योग ज्ञात करो। 1 से 7 तक घनों का योग, यानी कि श्रेणी क्या बनेगी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो n बराबर कितना है 7। तो सिंपल रूप से क्या करेंगे, 7 इंटू 7 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 8 बटे 2 का स्क्वायर, 28 का
स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 784। ठीक है, घन संख्याओं का योग सिंपल। देखिए एग्जाम में आपके में सीधी श्रेणी आएगी, ऐसे कोई श्रेणी आएगी, स्क्वायर में श्रेणी आएगी, 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो श्रेणियां बना के भी आपको दिखाई, तो श्रेणियों के रूप में सीधे देखिए यहाँ से संख्याओं में से ये क्वेश्चन उठ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं कि घनों का योग यहाँ से दे दिया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 20 का क्यूब, थोड़ा सा बड़ा कर देगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा कर देगा। तो सिंपल रूप से यदि आपको फॉर्मूला याद है, यदि आपको फॉर्मूले याद हैं जो भी लिखाए हैं, तो आप सीधे ही किसी भी श्रेणी को आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए श्रेणी जब चली रही है तो एक चीज और करा देते हैं इसमें। यदि कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का nवां पद, कोई भी समांतर श्रेणी है, nवां पद को आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका nवां पद होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी समांतर श्रेणी दी है और उसमें कोई भी पद पूछ लिया, तो इसका सीधा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a बराबर प्रथम पद, d सारवंतर और n nवां पद। n क्या है, कोई पद पूछा है, कोई भी श्रेणी दे दी, जैसे दे दिया 4, 6, 8, 10 ऐसे दे दिया, तो पूछ लिया इसका 50वां पद, इसका 100वां पद, इसका 1000वां पद क्या है। कोई भी श्रेणी आ सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, 10, 8, 6, 4, तो इसका 50वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, 37वां पद क्या होगा, 33वां पद क्या होगा। तो कोई भी पद ऐसे पूछ सकता है इसमें, कोई भी, जैसे यदि कोई समांतर श्रेणी है तो जो डी है, ए तो प्रथम पद यानी कि पहला पद है, डी क्या हो जाएगा, इन दोनों द्वितीय पद और प्रथम पद का अंतर। इसको सिंपल रूप से कर सकते हैं, nवां पद यानी कि जो पद पूछा है सीधे इस फॉर्मूले में रखेंगे और क्या हो जाएगा, उसका nवां पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, और n पदों का योग इसी में ही, n पदों का योग की अगर बात कर ले, कोई भी श्रेणी दे दी उसके n पदों का योग। ठीक है, तो सिंपल रूप से क्या करेंगे, पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। ठीक है, वैसे तो पदों का योग का दूसरा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये होता है और एक होता है n/2 a प्लस an। तो ये जो लिखाया है मैंने, ये वाला लिखा है पदों की संख्या n पहला पद और अंतिम पद बटे 2। जैसे कोई भी श्रेणी है, 400 से 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, nवां पद और पदों की संख्या। यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी है उसका कैसे निकालें, चलो श्रेणी चली रही है तो गुणोत्तर श्रेणी का भी कराई देते हैं। गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी इसको जीपी बोलते हैं, जीपी का nवां पद, Tn बराबर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ए सेम वही प्रथम पद, आर जो हो जाएगा सारवनुपात, आर क्या हो जाता है सारवनुपात और n पदों की संख्या। ठीक है, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी दी है उसका nवां पद, जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी 3,
6 9 3 6 12 24, यानी कि पहले इसमें किसका गुणा हो रहा है 2 का, इसमें फिर 2 का 12, 12 में 2 का 24, 48, इस तरह से हो रहा है। तो इसमें भाग देंगे, सार अनुपात का मतलब है 6/3 यानी कि 2। ठीक है, सार अनुपात का मतलब है भाग। तो इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी का भी आप निकाल सकते हैं nवां पद। हाँ, श्रेणियों की संख्याओं की बात हो गई। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। देखिए नेक्स्ट वीडियो में किसी भी संख्या पे कितनी भी घात लगी हो उसके इकाई के अंकों की बात करेंगे, या गुणन में कितने भी हों उनमें आप इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं। इकाई के अंक पे कई बार सवाल आ जाते हैं और आते रहते हैं। इकाई के अंक पे कई बार सवाल आते हैं कि जैसे दे दी 576 पे घात 714, इसके इकाई के अंक क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और कुछ क्वेश्चन के भी डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट में कि इन श्रेणियों से संबंधित और विभाज्यता के नियम से संबंधित, इनसे संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक से पहले आपको पढ़ना है, तो उस टॉपिक को पहले पढ़ा देंगे। राधे राधे बच्चों।